ये जो लेयर है फर्स्ट इंटरकोर्स यानी पहले सेक्स में जब पहली बार सेक्स होता है तो इस तरह से ये लेयर ब्रस्ट हो जाए, जैसे कागज़ की लेयर है फट जा रही है इस तरह से ब्रस्ट हो जाती है। और ब्रस्ट होने से जो योनि की जो ओपनिंग है, योनि का जो मार्ग है वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा खुला हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वर्जिनिटी लूज हो जाना, यानी वर्जिन गर्ल अब वर्जिन नहीं रहती। फर्स्ट दोस्तों, हमारे रूढ़िवादी समाज में किसी भी लड़की या किसी भी महिला का कैरेक्टर जो है उसकी वर्जिनिटी से डिसाइड किया जाता है। जी दोस्तों, अगर कोई गर्ल ये बोलती है कि वो वर्जिन है तो उसको ये साबित किया जाता है कि वो बहुत अच्छी चरित्रवान लड़की है। और अगर कोई लड़की जो वर्जिन नहीं है यानी कि जिसकी हाइमन लेयर टूटी हुई है और उसको बहुत ही कैरेक्टर लेस समझा जाता है हमारे समाज में। ये क्या होती है वर्जिनिटी और क्या होती है हाइमन लेयर? क्या हाइमन लेयर सच में फर्स्ट इंटरक्रॉस यानी पहले सेक्स से ही टूटती है? क्या दूसरे रीज़न से वो नहीं टूट सकती? और अगर वो टूटती है तो क्या उसे फिर से रिस्टोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आज के इस वीडियो में मैं रीवर्जिनिटी सर्जरी, जिसको हाइमेनोप्लास्टी बोलते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आज के टाइम की पिछले 4-5 सालों से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाली सर्जरी में से एक सर्जरी है, जिसे बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी मैरिड गर्ल भी इसे करवा रही है, जिसके द्वारा वो अपनी खोई हुई वर्जिनिटी को फिर से प्राप्त कर रही है। क्या है इस सर्जरी में, क्या होता है, कैसे होता है, कितना प्रोसेस लगता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कितना खर्चा आता है, कितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है, कौन से डॉक्टर्स इसको करते हैं, कहाँ पे ये होती है, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में, रीवर्जिनिटी सर्जरी के बारे में। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में बह जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, महिलाओं की योनि की चारों तरफ, योनि की बाहर की साइड इस तरह से एक पतली सी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है। वो झिल्ली बहुत ही पतली होती है, बीच में छोटा सा होल होता है। इस होल के द्वारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जो पर मंथ आता है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड इस मंथ के द्वारा बाहर आता है, इस होल के द्वारा बाहर आता है, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, देख लीजिए। तो अब क्या होता है कि ये जो पतली सी झिल्ली है जो कि विजाइना को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, ये पतली सी झिल्ली, इसको बोलते हैं हाइमेन लेयर। और जब हाइमेन लेयर ये पूरी तरह से बनी रहती है और ये होल बिल्कुल छोटा रहता है, तब उस गर्ल को बोला जाता है वर्जिन, यानी कि कुंवारी लड़की। लेकिन ये जो लेयर है फर्स्ट इंटरकोर्स यानी पहले सेक्स में जब पहली बार सेक्स होता है तो इस तरह से ये लेयर ब्रस्ट हो जाए, जैसे कागज़ की लेयर है फट जा रही है इस तरह से ब्रस्ट हो जाती है। और ब्रस्ट होने से जो योनि की जो ओपनिंग है, योनि का जो मार्ग है वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा खुला हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वर्जिनिटी लूज हो जाना, यानी वर्जिन गर्ल अब वर्जिन नहीं रहती फर्स्ट इंटरकोर्स में। तो ये है नॉर्मल वर्जिनिटी लूज, जो पुराने टाइम की परिभाषा होती थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फर्स्ट इंटरकोर्स, क्या पहले सेक्स से ही वर्जिनिटी, ये पतली झिल्ली टूटती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ज़रूरी नहीं है कि पहले सेक्स से ही ये पतली झिल्ली, बिल्कुल कागज़ नुमा स्ट्रक्चर होती है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहले इंटरकोर्स से ही टूटती है। जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, बहुत ज़्यादा रनिंग करती है, बहुत ज़्यादा जो साइकिलिंग करती है, बहुत ज़्यादा स्विमिंग वगैरह करती है या डांसिंग करती है, स्ट्रेचेस करती है, इस तरह के जो, या फिर एथलीट्स हैं जो खेल स्पोर्ट्स में एक्टिव रहती है, तो उन गर्ल्स में जब पैर चौड़े होते हैं तो ये लेयर ऑटोमेटिक एक्सरसाइज के दौरान रप्चर हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले इंटरक्रॉस या पहले सेक्स से ही ये लेयर रप्चर होती है। लेकिन दोस्तों, बार बार जब कोई गर्ल, आजकल महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी से पहले भी सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, मोस्ट ऑफ गर्ल और मोस्ट ऑफ बॉयज़ भी रहते हैं। तो आजकल महानगरों में क्या होता है कि जब वो गर्ल सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि शादी की उम्र काफ़ी बढ़ गई है, 25 से 28 साल की उम्र में शादियां हो रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी की नीड भी होती है और फिजिकल जो किसी के साथ अटैचमेंट में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, तो ये चीज़ नेचुरल सा प्रोसेस है। तो बार बार यूज़ होने से, बार बार सेक्सुअली इंटरक्रॉस हो जाने से वो काफ़ी लूज़ हो जाती है, तो जिसके कारण
वो गर्ल या वो कुछ महिलाएं परेशान रहती है इन फ्यूचर कि अगर उनकी शादी गलती से रूढ़िवादी परिवार में हो गई और उनके परिवार वाले, उनके हस्बैंड ये शक करें कि वो पहले से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव थी, तो इस चीज़ से उनको आइडिया लग सकता है क्योंकि इनकी वर्जिनिटी लॉस हो चुकी है। जो यहाँ की जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसका मुख जो है, इसका जो ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके कारण वो डरती हैं कि शादी, उनकी जो शादीशुदा खुशी ज़िंदगी है उसकी खुशियों में रुकावटें आ सकती है, शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। इसलिए वो एक सर्जरी का सहारा लेती है, उसका नाम है हाइमेनोप्लास्टी, और इस सर्जरी को बोलते हैं रीवर्जिनिटी सर्जरी। इस सर्जरी के द्वारा आपकी जो हाइमेन लेयर जो ब्रेस्ट हो चुकी है, जो रप्चर हो चुकी है, उनको फिर से स्टिचेस, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर को स्टिचेस, टांके लगा दिए जाते हैं। और ये टांके जो होते हैं बिल्कुल एब्जॉर्बेबल होते हैं, ये नॉन विजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, और वापस एज इट इज़ यही स्ट्रक्चर एज इट इज़ वापस आ जाती है, जिसको बोलते हैं कि आप फिर से वर्जिन हो गए हो। और इस सर्जरी की कॉस्ट लगभग 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक पड़ती है। अब इस सर्जरी में होता क्या है? इस सर्जरी में जो हाइमन्स के टैग्स होते हैं, हाइमन लेयर के टैग्स वहाँ पड़े रहते हैं, उस टैग्स को जो इंसुलिन सिरिंज से सुन करने के बाद वहाँ पे वापस स्टिच कर दिए जाते हैं, और 30 मिनट के प्रोसीजर होता है। 30 मिनट के बाद आप वापस घर जा सकते हो, लेकिन इसके बाद कुछ रेस्ट करना पड़ता है। आपको कम से कम 4 से 5 दिन बेड रेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद अब आप 21 दिन बाद इसके बाद सेक्सुअल एक्टिव हो सकते हो, यानी 21 दिन बाद आप सर्जरी के 21 दिन बाद सेक्सुअली एक्टिव हो पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट इंटरकोर्स में सेम वैसे ही प्रॉब्लम्स, वैसे ही थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ सकती है जैसे एक वर्जिन गर्ल के साथ आती है। तो सर्जरी के बाद पूरी तरह से वर्जिन बन जाती हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है, बहुत गर्ल्स करवा भी रही है, क्योंकि कुछ रूढ़िवादी परिवार की सोच के कारण उनको ये मजबूरी में करवाना पड़ रहा है सर्जरी। अब बात करूंगा कि सर्जरी कहाँ कहाँ होती है। आजकल महानगरों से लेकर छोटे शहरों में भी सर्जरीज होने लग गई है। हमारे सेंटर में भी ये सर्जरी होती है। इस सर्जरी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। इसके अलावा इस सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? दोस्तों, इस सर्जरी में सिर्फ आपकी हाइमन लेयर को स्टिच किया जाता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडिसिन या बहुत ज़्यादा सुन नहीं किया जाता। तो साइड इफ़ेक्ट इसके ना के बराबर है। 2 से 3 दिन हल्की फुल्की स्वेलिंग रह सकती है, जो कि जाइलोकेन के इफेक्ट से होती है, जो कि साइड इफेक्ट में काउंट नहीं होती। तो ये इसका। और बात करें सर्जरी के दौरान पेन कितना होता है, क्या बेहोश करके किया जाता है? तो बिल्कुल इंसुलिन नीडल से सुन करके करते हैं तो पेन बिल्कुल नहीं होता, बेहोश नहीं किया जाता, आप पूरी तरह से होश में रहते हो, आपको जो है पता रहता है कि क्या हो रहा है, लेकिन पेन बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह से सर्जरी की जाती है। सर्जरी महज 30 से 40 मिनट की होती है, तुरंत बाद आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिसिन आपको 5 से 7 दिन आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। इसके बाद ये टांके रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं होती, यानी कि इसके बाद आप टांकों को रिमूव करवाने के लिए दोबारा क्लिनिक पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, यानी कि स्किन के द्वारा अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब इस सर्जरी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? क्या मैरिड गर्ल्स भी इसको करवाती है? सर्जरी के फ़ायदे ही, पहले फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो वेजाइनल ओपनिंग है ये छोटी हो जाती है, और इसके बाद आपको वर्जिनिटी वापस हासिल हो जाती है। और जिन फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है शादी के बाद, तो मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही, तो उनकी जो वर्जिनिटी जो लूज़ होने के कारण जो वेजाइना लूज़ हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर की कमी आ जाती है। तो ये सर्जरी करवा देने से वापस सेक्सुअल प्लेजर वापस आ जाता है, क्योंकि उनकी वेजाइना थोड़ी टाइट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो ये एक फ़ायदा रहता है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि एक यंग फील होता है आपको, चाहे आप किसी भी एज में हो, ये सर्जरी करवाने से एक यंग फील। ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है आज के टाइम की। इसको जो कॉस्मेटिक डॉक्टर्स हैं वो करते हैं, प्लास्टिक सर्जन करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिक एस्थेटिक सर्जन जो होते हैं वो भी इनको करते हैं। ये 4-5 सर्जन हैं जो इनकी सर्जरी को करते हैं। उम्मीद करता हूँ सर्जरी के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा कुछ भी जानना चाहते हो मुझे कमेंट में कीजिए मैसेज, और मैं आपकी रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइए मुझे आपको क्या प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखनी है हमारे साथ। चैनल को जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।